नहीं जी, रिकॉर्डिंग भी ऑन कर ली है। अच्छा जी, अब लास्ट टाइम जो हमने लास्ट लेक्चर में प्रेसी की थी, अब उसी की ये फर्दरेंस है आगे। लेकिन पहले बात समझ लो। फर्ज करें कि फर्ज करें कि आरिफ जमान, इनकी अम्मी आई हैं इनके कमरे में। आरिफ ठीक है, कहानी स्टार्ट करूं मैं इस तरह, इफ यू अलाउ? अच्छा जी, आरिफ की अम्मी इनके कमरे में आई हैं और आके कहती हैं कि आरिफ बेटे, ये जो तुम्हारे कमरे में इतने जाले क्यों लगे हुए हैं? तो क्या वो जो नौकरानी है वो जाले नहीं साफ करती? और ये तुम्हारे कमरे का जो कारपेट है ये जो है कितना पुराना हो गया है, क्यों ना मैं अपने बेटे का कारपेट चेंज करवा दूं? आरिफ कहता है ठीक है अम्मी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर वो कहती हैं कि बेटे तुम्हारी सेहत जो है ना वो डाउन होती जा रही है, तो मेरा बेटा खाना नहीं खाता, मैं खुद अपने बेटे को अब अपने हाथ से खाना खिलाया करूंगी। तो आरिफ जमान खुश हो जाते हैं, कहते हैं अम्मी इससे अच्छी और क्या बात है, बहरहाल मैं खाता हूं लेकिन अगर आप खिलाएंगी तो इससे अच्छी और क्या बात है। अच्छा, फिर वो कहती हैं कि मेरे बेटे को नए कपड़ों की जरूरत नहीं है, ये जीन्स और शर्ट वगैरह मैं ले देती हूँ, कोई शलवार सूट्स में ले देती हूँ। तो आरिफ और भी खुश हो जाते हैं, कहते हैं अम्मी क्यों नहीं, व्हाई नॉट। अच्छा, फिर अम्मी बैठ जाती हैं, फिर कहती हैं बेटे देखो कि तुम्हारी खाला की एक बेटी है रशीदा, तो तुम जानते तो हो तुम्हारे साथ बचपन में खेली हुई है, इंतहाई नेक, परहेजगार, खूबसूरत और खूबसीरत लड़की है। तो मैं ये चाहती हूं कि बेटे वो जो रशीदा है वो हमारे घर आ जाए हमेशा के लिए। तो इस पे देखो, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहती, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहती, लेकिन बस मैं अपने बेटे से यही चाह रही थी कि क्योंकि देखी भाली लड़की है और खानदान की बेटी है, तो लिहाजा वो घर आ जाए। हाँ जी, क्या कहते हो आरिफ? अब आप, अब सिर्फ आरिफ बोलेंगे। हारिस कह रहे हैं वाह 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 वाह। अच्छा जी, अब ये जो आरिफ हैं, अब ये और इनके दोस्त मिलके बताएं कि आरिफ की वालदा जो कमरे में आई थी और आके उन्होंने जो बात की है, उनका बुनियादी मकसद क्या था? क्या बुनियादी मकसद ये था, क्या बुनियादी मकसद ये था कि कारपेट चेंज करवाना है? क्या बुनियादी मकसद ये था? नहीं नहीं, आरिफ के भाई की बात ही नहीं हो रही यहां, बात आरिफ की ही हो रही है। आप और तरफ इंटरप्रिटेशन ना लेके जाओ इसकी। मैं अच्छा,
अब मैं इस तरीके से बात करता हूं, आप मुझे बताओ कि जो उन्होंने आके जालों की जो बात की थी कि तुम्हारे कमरे में जो जाले लगे हुए हैं, क्या वो झूठ बोला था? यस और नो? ठीक है। अच्छा अब अच्छा अब ये बताओ कि जो आके उन्होंने आरिफ की सेहत के बारे में जो बात की थी, क्या उसके अंदर वो एक मदरली लव इन्वॉल्व नहीं था? क्या वो झूठ था? यस और नो? शाबाश। भाई वो भी झूठ नहीं था, मदर्स ऐसी बात करती ही हैं। वो जितना भी कोई सेहतमंद बच्चा होना, माँ की नजर में लगता है कि वो कमजोर हुआ हुआ है। अच्छा, फिर उन्होंने नए जो कपड़े लेने की बात की थी, तो वो भी एक माँ दिलाना चाहती है नए कपड़े। लेकिन ये तमाम बातें करने का उनका बुनियादी मकसद नहीं था, ये तमाम बातें करना। तो उनके आने के जो माइनर थीम्स थे, जो माइनर करंट्स थे, वो ये थे कि कारपेट चेंज होना चाहिए। वो ये थे कि ये ठीक तरह से खाता नहीं है, इसकी सेहत डाउन हो रही है आरिफ की। वो ये कि जो है वो कमरे में जाले लगे हुए हैं वो साफ होने चाहिए, कारपेट चेंज होना चाहिए। हाँ, लेकिन उनके आने का बुनियादी मकसद ये था कि जो उनकी भांजी है रशीदा, वो आरिफ की दुल्हन बने। इसी तरीके से जब कोई डॉक्यूमेंट, जब कोई पैराग्राफ आपके सामने आता है, तो उस पैराग्राफ के अंदर कुछ छोटे छोटे थीम्स होते हैं जिनको हम कहते हैं माइनर करंट्स। छोटे थीम्स होते हैं जिनको हम कहते हैं माइनर करंट्स, और एक मेन थीम होता है उसका, जिसको हम कहते हैं मेजर करंट। अब आपने जब प्रेसी बनानी है, जब पैराग्राफ को आपने मुख्तसर कर लिया है, उसकी आपने प्रेसी बनानी है, तो आपने ये दोनों चीजें निकालनी है कि इसके अंदर छोटे छोटे थीम्स कौन से हैं, और इसके अंदर जो मेन थीम है, जो मेन करंट है, वो कौन सा है। बिल्कुल, ये जो मेजर करंट है, ये वो रिश्ता है, ये वो उनकी भांजी है कि जिनके बारे में वो कायल करना चाह रही हैं आरिफ को। इसी तरीके से आपने मूवी देखी होगी थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स मूवी में कई छोटे छोटे थीम्स हैं, जैसे कि थीम ऑफ लव, थीम ऑफ फ्रेंडशिप, थीम ऑफ पॉवर्टी, थीम ऑफ ग्रीड, थीम ऑफ मैकेनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम। हाँ जी, थीम ऑफ रट्टा, थीम ऑफ क्रैमिंग, ये माइनर करंट है उसके। लेकिन उस मूवी के जो, नहीं हारिस, ऐसा नहीं है। आपने हर हाल में पहले छोटे छोटे थीम्स निकालने हैं, क्योंकि पहले छोटे छोटे थीम्स निकालने से आपको उसका मेन थीम सामने आ जाएगा। और ये जो तरीका है मेरा, ये आपको दो जगह पे काम आना है, एक टाइटल बनाने में, और दूसरा प्रेसी का टाइटल बनाने में, और दूसरा जो आप ऐसे में आउटलाइन लिखते हो, उसमें भी काम आना है।
1 मिनट होल्ड कीजिएगा जरा। अच्छा आयशा, आप अपना माइक ऑन करो और पूछो, क्या समझ नहीं आ रही? अलाउ कर दिया मैंने माइक ऑन। आयशा, आयशा में नाहिल, आप बेटे पूछो क्या चीज समझ नहीं आ रही, फिर मैं वहीं से बात शुरू करता हूं दोबारा। बेटे मेरी आवाज आ रही है? आयशा आप मुझे बोल के बताओ ना बेटे। अच्छा जी, मैं दोबारा बता देता हूं। तो मैं ये कह रहा था कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट है जो आपका पैराग्राफ आपके सामने आया है, उसमें आपने उसके जो माइनर करंट्स हैं, जो माइनर माइनर थीम्स हैं, सबसे पहले तो वो अलहदा करने हैं। माइनर थीम्स के बारे में मैं कैसे बताया, अभी जो मैंने कहानी बनाई है अभी, कि जो उनकी मदर आई थी और उन्होंने आके जो है ना वो कारपेट के बारे में बात की थी और फिर जालों के बारे में बात की थी, सेहत के बारे में बात की थी, तो ये उनके आने के माइनर थीम थे। लेकिन जो मेजर थीम था उनका वो ये था कि उनकी भांजी को वो अपनी बहू बनाना चाहती थी। फिर इसके बाद मैंने मिसाल दी है आपको थ्री इडियट्स की, कि थ्री इडियट मूवी में हर किसी ने देखी हुई है। आयशा, इसमें आयशा आपने देखी है थ्री इडियट मूवी? हम्म। तो उसके अंदर देखो माइनर माइनर थीम्स भी हैं, जैसे कि उसके अंदर थीम ऑफ फ्रेंडशिप है, जैसे उसके अंदर थीम ऑफ लव है, जैसे उसके अंदर थीम ऑफ पॉवर्टी है, गुर्बत भी है, जैसे उसके अंदर थीम ऑफ क्रैमिंग है, थीम ऑफ क्रैमिंग भी उसके अंदर है, यानी रट्टा। फिर उसके अंदर जो ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम के जो इश्यूज हैं वो भी हैं। अच्छा, लेकिन अगर मैं कहूं कि कोई एक मेन थीम इसका बताओ क्या है, तो वो आप कहोगे कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं टीचिंग के, उनको चेंज होना चाहिए। द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग शुड बी रेवोल्यूशनाइज्ड। तो मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि जब आप प्रेसी बनाते हो, जिस पैराग्राफ की आप प्रेसी बनाते हो, हाँ, तो जब आप
किसी भी पैराग्राफ की प्रेसी बनाते हो तो प्रेसी आपने बना ली, उस प्रेसी बनाने के बाद आप जो उसके माइनर थीम्स हैं, जो माइनर करंट्स हैं, उसके माइनर करंट्स से मुराद जो उसके अंदर छोटे छोटे थीम्स हैं, आप उनको अलहदा कर लो। वो आपको 2 3 4 5 जितने भी नजर आते हैं। और उसके बाद मेजर थीम देखो उसका क्या है। मेजर थीम देखो। अच्छा ये डायरेक्ट, अच्छा बच्चे ये भी कहते हैं कि सर डायरेक्ट हम मेजर थीम की तरफ क्यों ना जाएं। आपने सबसे पहले माइनर करंट्स उसके निकालने हैं, माइनर करंट्स या माइनर थीम्स आपने उसके निकालने हैं। इसका फायदा आपको होगा जब आप आउटलाइन बनाओगे और फिर मेजर थीम निकालो। अच्छा अब आप ये देखो कि ये अब करंट शिफ्ट, ये नंबर 8 आप लोगों के सामने आ रहा है इस वक्त। आ रहा है, ठीक हो गया। अब देखें इसका प्रॉम्प्ट, एक्सप्लोर द माइनर एंड मेजर करंट्स और थीम्स ऑफ योर प्रेसी, राइट डाउन माइनर थीम्स सेपरेटली एंड मेक वन मेजर थीम विच विल बी द टाइटल ऑफ योर प्रेसी। अब ये जो हमने कल प्रेसी पढ़ी थी, इसमें ये देखो बेटे, ये माइनर थीम्स मेरी नजर में हैं। इसके माइनर थीम्स में पहला थीम था नो कंपल्शन टू अडॉप्ट अ पर्टिकुलर रिलीजन। दूसरा थीम मेरे जहन में आया इक्वल राइट्स फॉर प्रोग्रेस। फिर द इंसिडेंट्स ऑफ शांति नगर एंड कोर्ट राधा किशन। फिर रिलीजियस फ्रीडम। फिर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। ये 1 2 3 4 5 थीम्स छोटे जो मेरी नजर में मुझे समझ आए थे। आपको इससे बहुत अच्छे समझ आएंगे। आप फोकस करोगे तो आपको जो छोटे छोटे थीम्स हैं वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। अब जो मेजर करंट इसका निकला, वो मेजर करंट क्या था? रिलीजियस फ्रीडम एंड इक्वल राइट्स फॉर ऑल। ये मेजर करंट इसका सामने आया और यही जो है वो आपका टाइटल है। फिर समझ लो। अब आप एडिटोरियल आपके सामने है। एडिटोरियल की आपने प्रेसी बनाई, प्रेसी बना ली, और प्रेसी भी इस झटके अंदाज में बनानी है इन 5 रिमूवल्स के साथ। ठीक है, जो ओरिजिनल प्रेसी का स्टाइल है, जो ओरिजिनल प्रेसी का स्टाइल है वो और है। तो प्रेसी भी आपने बनानी है इन 5 रिमूवल्स के साथ, जो कि एक झटका मेथड है, देसी मेथड है। माइनर करंट जो होता है वो मेजर करंट नहीं हो सकता। जैसे कि सना अब्बास, इसकी मैंने मिसाल ये दी थी कि अम्मी जी ने आके जो कहा था कि तुम्हारा कारपेट बदलना है, ये माइनर करंट है, क्या ये मेजर करंट हो सकता है? इसी तरीके से 3 इडियट्स में जो थीम ऑफ क्रैमिंग है, क्रैमिंग का मतलब रट्टा लगाना, जो थीम ऑफ क्रैमिंग है, क्या वो मेजर करंट हो सकता है? तो इसी तरीके से माइनर करंट्स जो होते हैं, जो माइनर थीम्स होते हैं, उनको मिला के हम कोई मेजर थीम सोच सकते हैं। अब देखो ना, पहला था नो कंपल्शन टू अडॉप्ट अ पर्टिकुलर रिलीजन, कि कोई
जबर नहीं होना चाहिए कि कोई खास रिलीजन अपनाया जाए, जैसे कि ये उसमें कहा गया है एडिटोरियल में, इक्वल राइट्स फॉर प्रोग्रेस। थ्री इडियट का जो तैमूर देखो, थ्री इडियट का जो मेजर करंट है वो उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग से देखो। स्टार्ट कैसे होता है वो, मतलब उसके अंदर जो एजुकेशनल डायनेमिक्स है उसका जिक्र किया गया है, और एंड कैसे होता है वो कि वहां पर एक प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन के ऊपर सीन खत्म होता है उसका। हाँ, तो ये हो सकता है कि मेजर थीम या मेजर करंट जो है उसके अंदर माइनर करंट के रिफ्लेक्शंस हो सकते हैं। बाज औकात दो मेजर थीम, दो माइनर थीम्स मिलके और एक मेजर थीम बना सकता है। अब जैसे दूसरा था इक्वल राइट्स फॉर फॉर प्रोग्रेस। हाँ रुकैया, बिल्कुल ऐसा ही है। इंसिडेंट्स ऑफ शांति नगर एंड कोर्ट राधा किशन। अब मेरी बात सुनो, अब क्या ये जो मैंने यहां पर ग्रीन हाईलाइट किया है, इंसिडेंट्स ऑफ शांति नगर एंड कोर्ट राधा किशन, ये एक माइनर करंट है इसके अंदर, क्या इसको टाइटल बना दूं? अच्छा, ये जो मैंने येलो में यहां पर लिखा हुआ है, नो कंपल्शन टू अडॉप्ट अ पर्टिकुलर रिलीजन, क्या इसको टाइटल बना दूं? हाँ जी। अब यहां पर ये जो इक्वल राइट्स है इसके अंदर एक झलक नजर आ रही है, ये जो मैंने ब्लू कलर में इस वक्त किया है इसके अंदर झलक नजर आ रही है कि ये अहल है कि ये मेजर करंट का कंट्रीब्यूटर बन सकता है, ये मेजर करंट में अपना हिस्सा जरूर डाल सकता है। रिलीजियस फ्रीडम, इसके इस माइनर करंट, ये भी अहल है माइनर करंट कि इसको भी टाइटल का पार्ट बनाया जाए। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, ये जो अकेला है ये भी टाइटल नहीं बन सकता, इसको मैं डार्क ब्लू से कर रहा हूं। तो अब जो मेजर करंट मेरी नजर में मेरे सामने आया इस पूरे के पूरे पैराग्राफ का जिसकी हमने प्रेसी बनाई थी, वो क्या थी कि रिलीजियस फ्रीडम और इक्वल राइट्स हर किसी के लिए होने चाहिए। अब मैंने इन दो माइनर करंट्स को मिला दिया, इक्वल राइट्स को और रिलीजियस फ्रीडम को, और जो हमने पैराग्राफ कल पढ़ा है उसका बुनियादी मकसद भी तो यही है ना, कि जबर नहीं होना चाहिए, जुल्म, मतलब किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए, माइनॉरिटीज का एहतराम करना चाहिए, तो इसका मतलब है कि इक्वल राइट्स होने चाहिए, माइनॉरिटीज को हक होना चाहिए कि वो इक्वल प्रोग्रेस करे, तो इसका मतलब है कि उसके इक्वल राइट्स हैं उनके। मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी को तंग ना करे, फोर्स करके उनका मजहब तब्दील ना करवाए, इसका मतलब रिलीजियस फ्रीडम है यहां पे। ब्लू वाला टाइटल इसलिए नहीं हो सकता कि पैराग्राफ में सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स की बात नहीं की गई। अच्छा, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स भी तो रिलीजियस फ्रीडम और इक्वल राइट्स में आता है ना। जब हम इक्वल राइट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें भी तो प्रोटेक्शन आएगी ना माइनॉरिटी की। आयशा, बात समझ आई मेरी कि नहीं? तो आप माइनर करंट्स के बारे में ये सोचा करें, आप माइनर करंट्स के बारे में ये सोचा करें कि क्या ये पूरे के पूरे जो
पैराग्राफ हमने पढ़ा है, जो हमने प्रेसी बनाई है, उसका इहाता कर सकता है कि नहीं कर सकता? अच्छा, अब माहा जो कह रही हैं कि रिलीजन्स टीच रिस्पेक्ट नॉट डिजास्टर, अब इस पे मेरा एतराज ये है, हाँ ये माइनर करंट महा जरूर हो सकता है, लेकिन ये मेजर करंट नहीं हो सकता। महा ठीक कह रही हो आप। हारिस कह रहे हैं कि अगर माइनॉरिटी के राइट्स की प्रोटेक्शन की जाए तो इसका मतलब रिलीजियस फ्रीडम भी है और इक्वल राइट्स भी है। फर्ज कर लेते हैं कि माइनॉरिटी राइट्स ये हैं, माइनॉरिटी के राइट्स ये हैं कि उनकी इबादत गाहों को नुकसान न पहुंचाया जाए। फर्ज करें कि माइनॉरिटी राइट्स ये हैं कि उनके लोगों के, माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको नुकसान न पहुंचाया जाए। अच्छा, फर्ज करें माइनॉरिटी राइट्स ये हैं कि उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। ये तमाम माइनॉरिटी राइट्स हैं। अगर हम इनकी प्रोटेक्शन करते हैं तो असल में ये रिलीजियस फ्रीडम की छतरी के अंदर आता है सारा कुछ। इसमें माइनॉरिटी मेजॉरिटी दोनों का जिक्र हो सकता है। माइनॉरिटी राइट्स को डिफाइन करने के लिए मुझे काफी सारे अल्फाज बोलने पड़े हैं। यानी उनकी इबादत गाहों का, उनकी जान माल का और उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स में सारी चीजें आती हैं। तो क्यों ना हम इन तमाम इतने ज्यादा अल्फाज बोले बिना अगर हम सिर्फ रिलीजियस फ्रीडम की बात कर देते हैं और इक्वल राइट्स की बात कर देते हैं, तो फिर राइट टू से एंड राइट टू लिव एंड राइट टू प्रीच एंड राइट टू ऑब्जर्व वंस ओन रिलीजियस टीचिंग, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। जी, अच्छा जी, आज हमने 8th शिफ्ट किया है और वो है करंट शिफ्ट। और करंट शिफ्ट में हमने ये देखा है कि जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है और जिसकी हमने प्रेसी बनाई है, तो उसके अंदर माइनर थीम्स या माइनर करंट्स कौन से थे, और फिर कोई ऐसा करंट या ऐसा थीम हमने घड़ना है, बना लेना है, निकालना है, जो कि पूरी प्रेसी का इहाता करे, जो कि एक छतरी बन जाए उस पूरी प्रेसी पर।
कल अब हम करेंगे नाइन्थ करंट, नाइन्थ शिफ्ट। सना अब्बास, आप कह रही हो क्या मेजर करंट ही टाइटल हो सकता है? मैं फिर दोबारा दोहराता हूं इस बात को। थ्री इडियट्स में क्या हम थीम ऑफ पॉवर्टी को टाइटल बना सकते हैं? मैं फिर शेयर करता हूं आपसे ये। एक मिनट ठहरो। अच्छा जी, अब सना बताओ, ये स्क्रीन शेयर हुई है दोबारा? सना अब्बास, अब मुझे ये बताओ कि क्या इंसिडेंट्स ऑफ शांति नगर और कोर्ट राधा किशन को टाइटल बना दूं? हाँ, हाँ जी, ये साजिद सत्तार ठीक कह रहे हैं कि माइनर करंट्स विल सपोर्ट द मेजर करंट और बेसिकली मेन थीम ऑफ द पैसेज। तो माइनर करंट, ये भी मैं कह सकता था कि सिर्फ आप लोग सोचो, लेकिन आप लोगों ने जो जो माइनर करंट्स जहन के अंदर आते हैं उनको लिखना है। लिखोगे तो इसके दो फायदे होंगे। एक तो उस पर टेस्टर लगा सकोगे आपके, क्या ये मेजर करंट हो सकता है। बाज औकात दो माइनर करंट्स को मिला के एक मेजर करंट बन जाता है। तीन माइनर करंट्स का रिफ्लेक्शन एक मेजर करंट में आ सकता है। तो जब आप स्मॉल करंट्स निकालोगे उसमें से, तो आप बड़ी आसानी से मेजर करंट तक पहुंच जाओगे। फिर अब बच्चे कहते हैं कि सर ये क्यों काम करवा रहे हैं, हमें तो टाइटल समझ आ गया है इसका। टाइटल समझ आए या समझ ना आए, आप लोगों ने माइनर करंट्स लाजमी निकालने हैं। इसका फायदा, इसके दो फायदे हैं, फिर मैं गुजारिश कर रहा हूं। एक तो इसका फायदा होगा आप लोगों को टाइटल बनाने में, क्योंकि आपके टाइटल में किसी किस्म की एम्बिगुइटी नहीं रहेगी कि पता नहीं मैंने टाइटल ठीक बनाया या नहीं बनाया। आप चेकलिस्ट बना लोगे ना, अच्छा यार इसका इक्वल राइट्स ऑफ प्रोग्रेस ये भी हो सकता है, रिलीजियस फ्रीडम ये भी हो सकता है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स ये भी हो सकता है। अब मैं ऐसा करूंगा कि इन तीनों का मिक्सचर बनाऊंगा। नो कंपल्शन अडॉप्ट अ पर्टिकुलर रिलीजन ये भी हो सकता है। यानी ये छोटे छोटे ट्रेसेस हैं, ये छोटी छोटी एड्स हैं जो कि आपको मिलेंगी, सोचने पे मजबूर करेंगी कि यार मैं इनको मिक्स करूं, इनको मिक्स करके
और फिर मैं मेजर करंट कौन सा बनाऊं जो ऐसा टाइटल बने जो पूरी प्रेसी के ऊपर छत डाल दे। समझ आई है आप लोगों को? और दूसरा फायदा इसका यह होगा कि जब आप ऐसे की आउटलाइन बनाओगे ना, तो फिर आपको इसका फायदा महसूस होगा, ये माइनर करंट्स का। यही माइनर करंट्स आपके सब हेडिंग्स बन जाएंगे आउटलाइन में। तो लिहाजा किसी को डायरेक्ट टाइटल समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, हर कोई माइनर करंट्स निकालेगा। माइनर करंट्स निकाल के ये फैसला करना कि क्या ये वाला माइनर करंट मेजर बन सकता है, या दो का मिक्सचर या तीन का मिक्सचर, ये तुम्हें माइनर करंट्स खुद बताएंगे कि टाइटल क्या होना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? मां हमको समझ आ रही है। आयशा, फरहान, सैफुल्ला, मुनीब, सालेहा। हाँ, अब देखो, अब ये रुकैया ने ना एक बड़ी मजे की बात की है कि मेजर करंट और टाइटल शुड शो द रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल माइनर करंट्स। अब वो रिफ्लेक्शन देते हैं या नहीं देते, वो आपकी एक छाननी जरूर बन जाएंगे। यानी ने एग्जामिनेशन हॉल में तुम लोग बैठे हो और सोच रहे हो कि टाइटल क्या होना चाहिए, आपको कौन सिखाएगा कि टाइटल क्या होना चाहिए? आपको ये माइनर करंट्स ही सिखाएंगे कि ये टाइटल होना चाहिए। अच्छा जी, अब निकालो आप लोग वोकैबुलरी। हाँ, साजिद सरदार बिल्कुल ऐसा ही है बेटे। वोकैबुलरी की बुक्स निकाली है अब। निमरा क्यों नहीं ली बेटे अभी? वर्ड नंबर 50। एक मिनट मेरा बच्चा, मैं यहां पर स्क्रीन शेयर कर दूं जरा इसकी। जी बेटे, मैं जरा इसे ओपन कर लूं, एक मिनट।
अच्छा जी, 51 से स्टार्ट करना है, एडमेंट से। अडम्बरेट से शुरू करना है। अच्छा जी, अच्छा स्क्रीन शेयर हुई है सबके सामने? अच्छा जी, अडम्बरेट का मतलब होता है, अच्छा पहले तो ये देखो कि जो लफ्ज एटीई पे खत्म होता है वो वर्ब होता है जनरली, और अगर ये वर्ब है तो इसकी फॉर्म्स बनेंगी, अडम्बरेट, अडम्बरेटेड, अडम्बरेटेड और अडम्बरेटिंग। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि इसका मतलब है जनरल आइडिया देना, जनरल आइडिया देना। और मैरियम वेबस्टर कहती है कि खाका देना। तो किसी चीज की हल्की सी झलक दिखाना, खाका खींचना, इशारा करना वगैरह, यानी कि आउटलाइन देना, फोर शेडो करना, सजेस्ट करना, ऑगर, बोट, फोरटेल, फोर रन, यानी इसमें किसी का मुख्तसर, किसी चीज का मुख्तसर सा खाका खींच दिया जाता है। सेंटेंस देखें, द कोच अडम्बरेटेड द अ गेम प्लान। कोच ने मुख्तसर खाका खींचा गेम प्लान का, बट नन ऑफ द प्लेयर्स न्यू, लेकिन कोई भी प्लेयर्स में से नहीं जानता था प्रिसाइसली व्हाट टू डू, के करना क्या है। अडम्बरेट का मतलब यह हुआ कि बिल फर्ज कोई फंक्शन होना है, और फंक्शन में हम कह देते हैं देखें जी गेस्ट्स ने आना है, और जिसके लिए हमें स्टेज चाहिए, माइक सिस्टम चाहिए, और जो है ना सिटिंग अरेंजमेंट चाहिए। ये अडम्बरेट है, ये आउटलाइन है, जैसे साजिद सतार कह रहे हैं। अब इसकी डिटेल फिर और होगी कि हाँ जी कुर्सियां कितनी चाहिए, और मेहमानों, कितने मेहमानों ने आना है, और स्टेज जो है वो कितना बड़ा होना चाहिए, साउंड सिस्टम किस किस्म का होना चाहिए, माइक्स कितने होने चाहिए। अब ये अडम्बरेट का उलट हो गया, डिटेल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, हाँ, कि अडम्बरेट के अंदर आप किसी चीज की हल्की सी झलक दिखाते हो, खाका दिखाते हो, हिंट देते हो, आइडिया देते हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला जो लफ्ज है वो है एडमेंट। एडमेंट, ये तस्वीर देख लो, ऐसे ढीठ बच्चे आपको हर घर में नजर आएंगे। जैसे घरों के अंदर जेंटल बच्चे भी होते हैं, लेकिन हर घर में कोई ढीठ और मनहूस जरूर होता है। हर घर के अंदर कोई ढीठ होता है। हाँ। अच्छा, और हर दोस्तों के ग्रुप में भी एक ढीठ जरूर होता है। अब एडमेंट का मतलब होता है, एडमेंट का मतलब होता है, हाँ जी। और ये लफ्ज याद रखने का मतलब ये है कि एडम, आदम, यानी आदमजाद, हम सारे आदमी है ना, तो ढीठ है। एडमेंट यानी आदमी जो है वो ढीठ है। और ये तुम लोग ठीक कह रहे हो कि ये जो फुफ्फोज हैं वो जनरली ऐसी ही होती हैं, जनरली, नॉट स्पेसिफिकली।
अच्छा रुकैया, फिर आप बेटे लकी हो। अब इरादे पर सख्ती से कायम अटल, अ सब्सटेंस ऑफ एक्सीडिंग हार्डनेस और impenetrability, refusing to be persuaded or change one's mind। तो एडमेंट जो है इसके ऊपर जनरली नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, अब इसका पहला मतलब यह हुआ, साजिद सतार आप तो फिर बहुत लकी हो बेटे, यू आर द लकीएस्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड। तो इसका मतलब यह हुआ, अच्छा अब एडमेंट देखो ना, दो अंदाज में यहां पर बताया गया है। पहला कि किसी सब्सटेंस का हार्ड होना, टफ, अनब्रेकेबल, इनडिस्ट्रक्टेबल, इम्पेनिट्रेबल, यानी डायमंड जो होता है वो एडमेंट होता है, तोड़ा नहीं जा सकता उसको। या कोई पत्थर बहुत भारी है जिसको हटाया नहीं जा सकता, हिलाया नहीं जा सकता, वो भी एडमेंट स्टोन है। और अब हम अगर ह्यूमंस की बात करें तो वो इनफ्लेक्सिबल और फर्म और ऑब्स्टिनेट और अनवेवरिंग और स्टेडफास्ट और स्टबर्न वगैरह आएगा यहां पे। बिल्कुल आइडिया के बारे में भी हम कह सकते हैं। अब सेंटेंसेस का देखो कि द क्रिमिनल बेग्ड फॉर प्रोबेशन बट द जज रिमेन्ड एडमेंट फॉर हिज सेंटेंस। जज अड़ गया, क्रिमिनल ने कहा कि प्रोबेशन दी जाए, और जज जो था वो एडमेंट रहा फॉर अ लाइफ सेंटेंस। लाइफ सेंटेंस का क्या मतलब है? पच्चीस साल कैद। हाँ जी, वो पूरी उम्र, असल में वो 25 ईयर्स ही उम्र कैद को कहते हैं। नहीं, डेथ पेनल्टी और चीज है बेटे। ये कोई वकील लड़का बैठा तो बताए उम्र कैद। अच्छा जी, एक मिनट बेटे जरा होल्ड करना। अच्छा जी, अब ये आपको नजर आ रहा है 52 एडेंडम। महा जनरली नेगेटिव है बेटे ये। अच्छा जी, उसके बाद हाफ नजर आ रहा है वर्ड, ठहरो एक मिनट। हाँ जी, नजर आ रहा है, आप बताओ। अच्छा, एडेंडम के अंदर क्या आपका वर्ड बैंक क्या कहता है? कोई चीज आप पहले से जानते हो एडेंडम के बारे में? ऐड करना, शाबाश। तो एडेंडम का मतलब हो गया ऐड करना, अडेंडम, समथिंग एडेड और टू बी एडेड, एडिशन, सप्लीमेंट वगैरह। सेंटेंसेस का देखें, इट वुड बी स्मार्ट टू
add an addendum to the resume to highlight some of your areas of expertise. यहां पर लिखो it would be smart to include an addendum. add को हटाओ यहां से. अच्छा जी, तो एडेंडम का मतलब है इजाफा करना. ये देखें यहां पर तस्वीर के अंदर भी हमें नजर आ रहा है क्या कि ये जो ड्रिंक्स यहां पर हैं इनके अंदर ये फ्रूट्स ऐड किए गए हैं. एडेंडम सप्लीमेंट देना, अपेंडिक्स करना, अपेंडेज, एडिशन वगैरह. उर्दू में हम इसे कहते हैं जमीमा. एड टू एनहांस द इम्पैक्ट भी हो सकता है, एड टू एक्सप्लेन भी हो सकता है, एड टू कंप्लीट भी हो सकता है. यानी किसी चीज को ऐड किया जाए डेकोरेट करने के लिए, किसी चीज का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए. हाँ जी, रुकैया बिल्कुल ठीक कह रही है. नहीं जी, ये पॉजिटिव सेंस है इसकी. अच्छा, एडेंडम के बाद अगला जो लफ्ज है वो है एडल. और एडल का मतलब होता है कंफ्यूज करना, उलझन में होना या उलझन उलझन में डालना. उलझन में होना या उलझन में डालना. यानी आप यूं बोलो, मेरी बात सुन लो बेटे पहले. आप यूं बोलो कि तुम्हारी सोचों ने मुझे कंफ्यूज कर दिया है. योर थॉट्स हैव एडल्ड मी. मुझे कंफ्यूज ना करो, डोंट एडल मी. तो जहां आप कंफ्यूज का लफ्ज इस्तेमाल करते हो वहां आप एडल का लफ्ज यूज करो. उसके बाद 54 देखो, एड्यूस. एड्यूस का मतलब होता है दलील, सबूत या हवाला देना. एड्यूस. आप ऐसे किया करो कि मेरी वीडियो को ना पिन कर लिया करो. तो जब मेरी वीडियो को आप पिन करोगे तो किसी और की वीडियो सामने नहीं आएगी आपके बेटे. अच्छा जी, इसका सेंटेंस देखें. सबसे पहले, ड्यूरिंग द ट्रायल द डिफेंस अटॉर्नी विल एड्यूस एविडेंस टू शो द डिफेंडेंट्स इनोसेंस. टू एड्यूस एविडेंस, टू ऑफर एविडेंस, टू कोट एविडेंस. अब देखें, टू प्रोवाइड एविडेंस, रीजंस, फैक्ट्स. साजिद पहले सुन लो बेटे. टू प्रोवाइड एविडेंस, रीजंस या फैक्ट्स. टू शो दैट समथिंग इज ट्रू. मिसाल के तौर पे
आप यूं समझ लो कि कोर्ट में केस चल रहा है, या कोर्ट में केस छोड़ो, फर्ज करो कि आपने अपना टेस्ट नहीं तैयार किया, और मैं कहता हूं बताओ भाई क्यों नहीं तैयार किया। आप कहते हो सर ये देखें मेरी टिकट, मैं गया हुआ था लाहौर, और ये देखें मेरा इंटरव्यू का कॉल लेटर, इंटरव्यू देने गया हुआ था, तो इस वजह से मैं टेस्ट नहीं दे सका। अब आपने जो अपनी टिकट मुझे दिखाई है, जो इंटरव्यू का कॉल लेटर आपने मुझे दिखाया है, तो आपने एक सबूत या हवाला दिया है अपने टेस्ट ना देने का। और मुझे यह साबित करने के लिए कि आपने जानबूझकर छुट्टी नहीं की थी, आपको वाकई काम था, तो एड्यूस का यह मतलब बनेगा। अब देखें टू, यहां पर देखें टू प्रोवाइड एविडेंस, रीजंस और फैक्ट्स, ये एड्यूस होता है। आप मौलवी साहब के पास कोई मसला लेके जाते हो, और वो आपको मसला बताने, उसका हल, उसका जवाब देने के लिए कुरान और हदीस के हवाले देते हैं, तो वो एड्यूस करेंगे। बात समझ आ रही है? हाँ। अब इसका जो दूसरा मतलब है वो देखो, कि कलेक्ट करना, गैदर करना, असेंबल करना, ऑर्गेनाइज करना, ये इसका दूसरा मतलब है एड्यूस का। और मेरी नजर में ये एक दूसरे जैसे ही हैं, दोनों शेड्स इसके। यानी हवाले, किसी हवाले को, रेफरेंसेस को, एलुजन्स को कलेक्ट करना, गैदर करना और पेश करना। अच्छा जी, उसके बाद अगला लफ्ज है एडहेयर। एडहियर, एडहियर हम कहते हैं साबित कदम रहने को, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। अब आप अगर आप कंपैरिजन करो इन दो लफ्जों का, एक हमने पढ़ा था एडमेंट, एडमेंट का मतलब भी डटे रहना है, लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और दूसरा हमने पढ़ा था एडहेयर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एडहियर। और ये वर्ब है, एडहेयर, एडहेयर्ड, एडहेयरिंग, फॉलो करना, ओबे करना। सेंटेंसेस का देखें, द रेस्टोरेंट्स दैट डू नॉट एडहेयर टू स्ट्रिक्ट हेल्थ कोड्स कैन बी शट डाउन। We should adhere to the teachings of Islam. रेजिलियंट के अंदर एक नेगेटिव चार्ज आता है, एडहेयर और चीज है। यू शुड एडहेयर टू द हार्ड वर्क फॉर सक्सेस। अच्छा, ये जो सेंटेंसेस मैं बोलता हूं ना, कोई बच्चा लिखता जाया करे, ताकि जो नेक्स्ट एडिशन आए तो उसके अंदर फिर हम शामिल कर लें। जी। उसके बाद अगला लफ्ज है एजज, और अजज का मतलब है
करार देना और फैसला करना। डायरेक्ट सेंटेंस पढ़ो इसका। वी शुड नॉट जज अ पर्सन's wealth from the clothes he wears because many rich people don't spend lavishly. A judge. जज करना, रूल करना, अनाउंस करना, डिक्लेयर करना, डिटरमिन करना। और मेरे ख्याल में अगर आपने इसको यूज करना है, इस लफ्ज को आसानी के लिए, तो आप डिटरमिन का सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। जैसे कहना हो कि वी कैन नॉट डिटरमिन, वी कैन नॉट डिटरमिन अ पर्सन's पर्सनैलिटी through his words. We cannot determine someone's personality through his words. तो जहां आपने डिटरमिन लगाया है वहां आप एजज भी लगा सकते हो। वी कैन नॉट अजज अ पर्सन, वी कैन नॉट अजज समवन। हाँ, महा ने बिल्कुल ठीक लिखा है यहां पे। अच्छा जी, उसके बाद अगला लफ्ज है एजंक्ट। अगला लफ्ज है एजंक्ट। इसका मतलब होता है जायद या इजाफी। Something that is joined or added to another thing but not a part of the whole. A person who helps a more skilled person, adjunct. अब पहला इसका मतलब एडिशन, अपेंडेज, एसेसरी और एक्सेसरी और एक्स्ट्रा, और दूसरा किसी का असिस्टेंट होना, एडी होना, सेक्रेटरी होना, अजंक्ट। इसका सेंटेंस देखो। एट द फैमिली reunion I felt like an adjunct member because I was not blood related to anyone. मिसाल के तौर पे अब आप यूं समझो, आपने ये देखा होगा कि हाँ, अफिलिएट ठीक है। आपने ये समझा होगा, ये देखा होगा कि बाज औकात ये खोता रेडी होती है ना, खोता रेडी में एक मेन खोता होता है और उसके साथ उसका एक छोटा खोता लगाया होता है। तो वो जो साथ में छोटा खोता होता है वो अजंक्ट खोता होता है। ठीक है, समथिंग दैट इज जॉइन और एडेड टू अनदर थिंग बट नॉट अ पार्ट ऑफ द होल।
नहीं साहिला, वो शैला वो गधा नहीं है, खोता है बेटे वो। तो जो फर्क सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी में होता है ना, तो जो डिप्टी सेक्रेटरी साहब है वो एडजंक्ट है। अच्छा, दूसरी इसकी जो सेंस है वो है इसकी के जो असिस्ट कर रहा है आपको, फर्ज करें कि एक साइंटिस्ट है जो कि एक लेबोरेटरी में काम करता है, और एक उसका लेबोरेटरी असिस्टेंट है, वो एडजंक्ट है उसका, एडजंक्ट। और यही सेंटेंस लिखा हुआ है कि फैमिली की रीयूनियन हुई है और मैंने अपने आप को एडजंक्ट मेंबर महसूस किया बिकॉज आई वॉज नॉट ब्लड रिलेटेड टू एनीवन। अच्छा जी, उसके बाद अगला जो लफ्ज है, हाँ जी हारिस ऐसा ही है, अगला जो लफ्ज है वो है एडमोनिश। अब ये तस्वीर देख लें, ये इसको कह रही है कि तेरी औकात क्या है। तू 2 टके का इंसान और मैं बादशाह की बेटी, हमारी शादी हो गई है काफी नहीं है, तो लिहाजा अपनी औकात में रह। तो एडमोनिश का मतलब होता है टू वार्न समवन, झिड़कना, तनकीद करना। हाँ, रिप्रीमेंड और चाइल्ड और स्कोल्ड और कास्टिगेट। अच्छा, अब एडमोनिश के शेड्स देखो, इसके अंदर जो मेन शेड है ना वो है किसी को झिड़कना और तनकीद करना। ये पहले एनसर्कल करो ना। हाँ, अब रिप्रीमेंड और चाइल्ड और स्कोल्ड और कास्टिगेट, हाँ जी नेगेटिव कॉनोटेशन है बेटे इस पे। और बाज औकात ये फिर पॉजिटिवली भी यूज किया जाता है एडवाइस में, एडवाइस में, काउंसिल में, रिकमेंड में, कॉशन में। ये दूसरे नंबर पे शेड लिखा हुआ मेरे बच्चा, ये देखो यहां पे, ये देखो, ये दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है एडवाइस और काउंसिल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर जो मेन चार्ज है वो नेगेटिव ही है। अच्छा जी, उसके बाद है एड्रॉइट। एड्रॉइट एडजेक्टिव है, जहां आपने स्किलफुल का लफ्ज यूज करना है वहां पर एड्रॉइट का लफ्ज यूज किया करो आज के बाद। आप कहते हो ही इज अ स्किलफुल डॉक्टर, तो आप कहो ही इज एन एड्रॉइट डॉक्टर। आप कहते हो ही इज अ स्किलफुल लॉयर, तो आप कहो ही इज एन एड्रॉइट लॉयर। हाँ, एड्रॉइट रिकमेंडेशन। साजिद सतार, जजाकल्ला बेटे, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट। या आपने कहना हो कि द मैकेनिक इज स्किलफुल, तो आप कहो द मैकेनिक इज एड्रॉइट।
यानी जहां जहां स्किलफुल का लफ्ज यूज कर सकते हो वहां वहां एड्रॉइड का लफ्ज यूज करना शुरू कर दो, रिप्लेस करो इसे, रिप्लेसमेंट की थ्योरी उठाओ। और आज का आखिरी लफ्ज है अडल्ट्रेट। और अडल्ट्रेट का मतलब होता है आलूदा करना, परागंदा करना, पलूट करना, इम्प्योर करना, इन्फेक्ट कर देना। नहीं बेटे, अडल्ट्री से निकला है ये, अडल्ट से नहीं, अडल्ट्री से। शाबाश। अब तुम लोग देखो, अब देखो, अब अच्छी अच्छी एग्जांपल्स की तरफ आए हो कि जब पानी में दूध मिलाया जाता है तो दूध को अडल्ट्रेट कर दिया जाता है। ये अब इन्होंने जो फजल ने मिसाल दी है, ये बड़ी शानदार मिसाल है। अच्छा, दूसरी मिसाल, इसको मेटाफोरिकली भी लिया जा सकता है। मेटाफोरिकली किस तरीके से भला? कि बैड कंपनी कैन अडल्ट्रेट द पर्सनैलिटी, या इंडियन मूवीज अडल्ट्रेट द माइंड्स ऑफ द यंगस्टर्स। और इसकी बेस अडल्ट्री है बेटे, जिसका मतलब जिना होता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और एंटोनिम देख लें फिर, प्योरीफाई हो गया। ठीक है जी, आज हमने पढ़ा है 60 तक। इसी तरह अब हम दो दो तीन तीन, हाँ, तो इसी तरीके से हम लोग ये दो दो तीन तीन काम अब चलाएंगे। बस अल्लाह करे 2 हफ्ते बाद फिर क्लासरूम में मिलें और फिर स्पीड अप हो जाएंगे। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज। हाँ जी फरहान, ठीक कह रहे हो बेटे आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अल्लाह हाफिज। जजाकल्ला। अल्लाह हाफिज बेटे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जजाकल्ला बेटे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।